दोस्तों, आप सभी का कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें ताकि आप सभी को सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। 574 3 महीने और सोनगढ़ शहर की स्थिति। शाखा प्रमुख, माफ करें लेकिन इस बार आपका अनुमान थोड़ा सा गलत है। यह चौथे स्तर का जादुई हथियार 59% तक की बढ़ोतरी नहीं करता है। बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने शाखा प्रमुख की तरफ देखा और बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया, यह 59% तक की बढ़ोतरी नहीं करता। जवाब सुनकर शाखा प्रमुख एक पल के लिए चौंक पड़े। उन्होंने दोबारा से उसे चौथे स्तर के जादुई हथियार को देखा और उलझन भरे स्वर में कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यह जादुई हथियार अशुद्धियों से भरा हुआ तो नहीं लग रहा है। शाखा प्रमुख, शायद से आपने गलत समझ लिया है। मेरे कहने का मतलब यह था कि यह जादुई हथियार 59% तक की बढ़ोतरी नहीं बल्कि 60% तक की बढ़ोतरी करता है। मैंने खुद इसकी जांच की है। बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 60% तक की बढ़ोतरी? उस मध्य अवस्था के आदमी के चेहरे के भाव तुरंत गंभीर हो गए। कुछ क्षणों के लिए वह बिल्कुल चुप से हो गए थे, जैसे उन पर कोई बिजली गिर गई हो। 60% तक की बढ़ोतरी, 60% तक की बढ़ोतरी, 60% तक की बढ़ोतरी। बुजुर्ग अवस्था के आदमी के द्वारा कहे गए शब्द अभी भी शाखा प्रमुख के कानों में किसी बिजली की भांति गरज रहे थे। थोड़ी देर तक बिल्कुल स्तब्ध खड़े रहने के बाद शाखा प्रमुख ने तलवार को अपने हाथ में उठाया और उस पर अपनी आंतरिक ऊर्जा प्रवाहित की। उनके ऐसा करते ही तुरंत उनके सिर के ऊपर हाथियों की परछाइयां प्रकट होना शुरू हो गई। इन परछाइयां की संख्या कितनी थी इसे तो कोई भी नहीं देख पाया था, क्योंकि वहां पर एक धुंधली सी दीवार बनी हुई थी। लेकिन इतना निश्चित था कि शाखा प्रमुख की ताकत कम से कम अथर्व मंडल से तो आगे है। एक हथियार शिल्पकार होने की वजह से उन्हें हथियार की शुद्धता का पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा। यह वाकई 60% तक की बढ़ोतरी कर रहा है। शाखा प्रमुख ने एक आश्चर्य व उलझन से भरे स्वर में अपने आप से कहा। उत्साह के मारे उनका चेहरा चमकने लगा था। उनकी सांसें तक तेज हो गई थी। बड़ी मुश्किल से वह अपने उत्साह को नियंत्रित कर पा रहे थे। शाखा प्रमुख को इतना उत्साहित देख सामने खड़े बुजुर्ग अवस्था के आदमी को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि शाखा प्रमुख खुद एक चौथे स्तर के हथियार शिल्पकार है। इसलिए इतने शुद्ध चौथे स्तर के जादुई हथियार को देख उनका उत्सुक होना स्वाभाविक था। अगर किसी ने इतने शुद्ध जादुई हथियार को कीमत के रूप में रखा है तो निश्चित रूप से उसके द्वारा मांग की गई सामग्री भी बहुत ज्यादा विशेष होगी। उसने कौन सी सामग्री की मांग की है? शाखा प्रमुख ने उत्सुकता दिखाते हुए बुजुर्ग अवस्था के आदमी से पूछा। उनके शब्दों से इतना तो स्पष्ट हो गया था कि वह इस जादुई हथियार को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं था कि वह हथियार को अपने पास रखना चाहते थे, बस उन्हें इस हथियार पर अध्ययन करना था, क्योंकि इतना शुद्ध जादुई हथियार बनाना एक आम हथियार शिल्पकार के लिए संभव नहीं था। अगर वह इस पर अध्ययन करके कुछ सीख पाते हैं तो अपनी हथियार शिल्पकारी की कला को भी सुधार सकते थे। वह एक चौथे स्तर के हथियार शिल्पकार जरूर थे, लेकिन अभी तक वह इतने निपुण नहीं बन पाए थे कि एक 59% तक की शुद्धता वाले जादुई हथियार का निर्माण कर सके। तो ऐसे में अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि 60% शुद्धता वाला जादुई हथियार उनके लिए क्या महत्व रखता होगा। उस व्यक्ति ने एक औषधीय सामग्री की मांग की है। उसके अनुसार इस सामग्री को आयुध पौधे के नाम से जाना जाता है। उसे इस पौधे की जड़ चाहिए, बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने बताया। आयुध पौधा? यह कौन सा पौधा है? मैंने तो इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। शाखा प्रमुख ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। आपको भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है? शाखा प्रमुख का सवाल सुनकर बुजुर्ग अवस्था का आदमी भी चौंक पड़ा। एक व्यापार गृह के प्रमुख को लगभग हर एक सामग्री की जानकारी होती थी। इस शाखा के शाखा प्रमुख को भी लगभग सभी सामग्रियों की जानकारी थी। कम से कम उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने तो आज से पहले शाखा प्रमुख को यह कहते हुए नहीं सुना था कि उन्हें किसी सामग्री की जानकारी नहीं है। इस शाखा के शाखा प्रमुख अंशतर देश के सबसे बड़े और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले इंसान थे। बाकी लोगों की तुलना में उन्हें सामग्रियों की गहरी जानकारी थी, क्योंकि वह खुद एक हथियार शिल्पकार भी थे। क्या उसने यह बताया कि इस औषधि की विशेषता क्या है और यह किस काम आती है? शाखा प्रमुख ने फिर से सवाल किया। जी हाँ, बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने सहमति में अपना सिर हिलाया और फिर वह सारी जानकारी देने लगे जो आकर्ष ने उन्हें दी थी।
सिर्फ इतना ही नहीं, उसने कागज पर बने आयुध पौधे के चित्र को भी शाखा प्रमुख को दिखाया जो आकर्ष ने उसे दिया था। इस चित्र में पौधे की जड़ पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। यह जड़ दिखने में बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई शिकारी पक्षी का पंजा हो। बड़ी ही अजीब औषधि है। शाखा प्रमुख ने बड़े ही ध्यान से चित्र का विश्लेषण करते हुए अपने आप से कहा। पहली नजर में ही वो समझ गए थे कि यह औषधि बहुत ही ज्यादा विशेष तथा दुर्लभ है। इधर आकर्ष को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके व्यापार गृह से निकलने के बाद पीछे क्या कुछ हुआ है। वह तो इस समय सोनगढ़ शहर के एक रेस्टोरेंट में खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठकर अपने खाने का इंतजार कर रहा था। खिड़की से बाहर वह आते जाते लोगों को देख रहा था, जिनमें से अधिकांश मूल मंडल के योद्धा थे। कुछ हवा में उड़ते हुए आ जा रहे थे तो कुछ आसुरी पक्षियों के साथ यात्रा कर रहे थे। पता नहीं सुवर्णा इस समय कहाँ पर होगी। उम्मीद करता हूं वह जल्दी ही यहां पर आ जाए, आकर्ष ने चिंतित होते हुए अपने आप से कहा। सुवर्णा को दिशाओं की ज्यादा जानकारी नहीं थी, ऊपर से वह रेत के तूफान में फंसकर कहीं दूर चली गई थी, तो ऐसे में इस बात की संभावना और भी कम हो गई थी कि वह जल्दी सोनगढ़ शहर आने वाली थी। कुछ ही देर में आकर्ष की टेबल पर उसका ऑर्डर किया गया खाना परोस दिया गया, लेकिन आकर्ष का खाना खाने का ज्यादा मन नहीं था। धीरे धीरे करके अब रेस्टोरेंट में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे दोपहर हो रही थी, रेस्टोरेंट उतना ही ज्यादा लोगों से भर रहा था। क्या तुमने सुना? वामगढ़ व्यापार गृह के सूचना पट पर एक नया कार्य लिखा गया है, जिसमें एक दुर्लभ औषधि को ढूंढने के लिए कहा गया है। एक मध्य अवस्था के आदमी ने अपने सामने बैठे अपने साथी से कहा। सूचना पट पर आए दिन कई कार्य लिखे जाते हैं, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। सामने बैठे दूसरे इंसान ने अपने साथी की बात को ज्यादा महत्व न देते हुए कहा। बात नई नहीं है, लेकिन काम पूरा करने के लिए जो इनाम रखा गया है वह बहुत ही ज्यादा विशेष है। मध्य अवस्था के आदमी ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। विशेष इनाम? यह मत कहना कि आसमान छूने वाले किसी सामान को इनाम के रूप में रखा गया है। सामने बैठे व्यक्ति ने भी हल्का हंसते हुए कहा। नहीं नहीं, इनाम के बारे में सुनोगे तो तुम खुद आसमान में पहुंच जाओगे। पता है, उस काम को पूरा करने के लिए व्यापार गृह एक चौथे स्तर का जादुई हथियार दे रहा है। उस मध्य अवस्था के आदमी ने कहा। एक चौथे स्तर का जादुई हथियार? क्या तुम सच कह रहे हो? अगर इतना कीमती जादुई हथियार इनाम के रूप में दिया जा रहा है तो काम भी आसान नहीं होगा। क्या किसी को पता है कि काम क्या दिया गया है? उस मध्य अवस्था के आदमी के एक जवाब ने पूरे रेस्टोरेंट में हलचल मचा दी। एक भी ऐसा ग्राहक नहीं था जो इन बातों में रुचि नहीं ले रहा था। एक चौथे स्तर का जादुई हथियार बड़े परिवार के बड़े योद्धा के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता था, तो फिर सामान्य लोगों के लिए इसकी क्या कीमत होगी, अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। हाँ, यह बात सभी को पता थी कि इतने कीमती जादुई हथियार के लिए जो काम दिया जा रहा है वह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, लेकिन अगर कीमत इतनी बड़ी है तो हर कोई इस काम को करने की एक बार कोशिश तो जरूर करने वाला था। अगर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम खुद जाकर व्यापार गृह के सूचना पट पर हाल ही में लिखे कार्य को पढ़ सकते हो। सूचना पट पर वह कार्य सबसे ऊपर लिखा गया है। उस मध्य अवस्था के आदमी ने आसपास बैठे बाकी सभी लोगों को अपनी बात का विश्वास दिलाते हुए कहा। उसका यह जवाब सुनकर रेस्टोरेंट के बहुत से ग्राहक उस पर थोड़ा विश्वास करने लगे। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा इंसान कौन होगा जो एक काम करवाने के लिए इतनी कीमती जादुई हथियार को कीमत के रूप में रख रहा है। जो ऐसे कीमती जादुई हथियार को इतना कम महत्व दे रहा हो, उसका काम जरूर बहुत ही ज्यादा विशेष तथा कठिन होगा। एक व्यक्ति ने कहा। मुश्किल तो है। उस व्यक्ति के अनुसार उसे एक दुर्लभ पौधा चाहिए। जो भी उस पौधे को ढूंढ कर ला देगा, उसे वह चौथे स्तर का जादुई हथियार दिया जाएगा। उस मध्य अवस्था के आदमी ने जवाब दिया। एक दुर्लभ पौधा? अगर वह पौधा मेरे पास हो तब तो मेरी किस्मत चमक जाएगी, एक दूसरे व्यक्ति ने कहा। इसी तरह रेस्टोरेंट में बैठे सभी व्यक्ति इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। कुछ तो तेजी से अपना खाना खत्म कर रहे थे ताकि जल्द से जल्द अपना बिल चुकाकर उस दुर्लभ पौधे की खोज में निकल पड़े। तुम सब जल्दी जाओ, अगर देर करोगे तो हो सकता है कोई और पहले पहुंच जाए और उसे कार्य को पूरा कर दे। वैसे मैं तुम लोगों को एक बात बताना तो भूल ही गया। जो चौथे स्तर का जादुई हथियार कीमत के रूप में दिया जाने वाला है, उसकी शुद्धता बहुत ही ज्यादा उच्च है। बताया गया है कि वह किसी भी योद्धा की ताकत में 60% तक की बढ़ोतरी कर सकता है।
उस मध्य अवस्था के आदमी ने बाकी सभी लोगों की उत्साह की आग में घी डालते हुए कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, पूरे रेस्टोरेंट में कुछ पलों के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर पहले तक सभी लोग इस विषय में ज्यादा रुचि ले रहे थे, लेकिन अब वही लोग आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कुछ तो आंखों ही आंखों में अपने पास बैठे दूसरे लोगों से यह पूछने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं सुना है। एक चौथे स्तर का जादुई हथियार जो 60% तक की बढ़ोतरी कर सकता है। तुम्हें पूरा यकीन तो है ना कि व्यापार गृह ने 60% ही लिखा है? एक व्यक्ति ने पुष्टि करने के लिए उस मध्य अवस्था के आदमी से सवाल किया। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो खुद जाकर व्यापार गृह के सूचना पट पर देख लो, वहां साफ और स्पष्ट शब्दों में 60% लिखा गया है। मध्य अवस्था के आदमी ने सभी को अपने शब्दों से विश्वास दिलाते हुए कहा, तुम लोग खाओ खाना, मैं तो जा रहा हूं वह कार्य पूरा करने। एक व्यक्ति तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ, कुछ पैसे अपनी टेबल पर रखें और तुरंत रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही बाकी लोग भी एक एक करके अपनी जगह से खड़े होने लगे और अपने खाने के पैसे चुकाकर रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगे। कुछ ही देर में पूरा रेस्टोरेंट खाली हो गया। सिर्फ 2 ही टेबलें बची थी जिस पर अभी भी ग्राहक बैठे हुए थे। एक पर वह मध्य अवस्था का आदमी बैठा था जिसने यह सूचना दी थी, और दूसरे पर आकर्ष बैठा था। क्या हुआ? क्या तुम वह कार्य पूरा करने की कोशिश नहीं करने वाले? हो सकता है तुम्हारी किस्मत चमक जाए और वह चौथे स्तर का जादुई हथियार तुम्हें मिल जाए। उस मध्य अवस्था के आदमी ने आकर्ष से कहा। लेकिन आकर्ष ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने अपना खाना खाना शुरू किया और दोबारा से रेस्टोरेंट की खिड़की से बाहर देखने लगा। उसे उस दौड़ में शामिल होने में कोई रुचि नहीं थी जो उसी की वजह से हो रही थी। अब वो उस आदमी को कैसे बताता कि जिस चौथे स्तर के जादुई हथियार को प्राप्त करने के लिए सभी लोग इतने उत्साहित हो रहे हैं, उसे कीमत के रूप में उसी ने व्यापार गृह को दिया है। लगता है इस बार सफलता हासिल होने की थोड़ी बहुत उम्मीद है। व्यापार गृह ने यहाँ पर अपना प्रभाव काफी गहराई से छोड़ा है। सिर्फ एक कार्य और लोग उसे पूरा करने के लिए इतने उतावले हो गए हैं। इतना बड़ा शहर है, उम्मीद करता हूँ किसी को तो आयुध पौधे की जड़ के बारे में जानकारी मिल जाएगी। मेरे पास सिर्फ 3 महीनों का समय है, उससे ज्यादा मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। अगर इतने समय में मुझे आयुध पौधे की जड़ नहीं मिलती है तो फिर खाली हाथ ही मुझे यहाँ से जाना होगा। अगर यहाँ से निकलने में देरी हुई तो मैं सही समय पर माया साम्राज्य की राजधानी में पहुंचकर वहां के मुकाबले में भाग नहीं ले पाऊंगा। आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा। अपना खाना खत्म करने के बाद उसने अपना बिल चुकाया और रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर कोई सराय ढूंढने लगा। थोड़ी ही दूरी पर उसे एक सराय मिल गई जहां उसने एक कमरे का पैसा चुकाया और वहीं पर रहने लगा। अपने कमरे में पहुंचकर सबसे पहले उसने गर्म पानी मंगवाया और उसी पानी में बैठकर अभ्यास करने लगा। बीच बीच में उसके मन में बार बार सुवर्णा का ख्याल आ रहा था। सुवर्णा कहाँ होगी, कैसी होगी, क्या अभी तक वह इस शहर में आ चुकी होगी, या क्या उसे पता होगा कि वह इस शहर में आ चुका है? इस तरह के कई सवाल उसके मन में चल रहे थे। सुवर्णा थोड़ी जिद्दी स्वभाव की जरूर थी, लेकिन आकर्ष के लिए वह उसके परिवार के सदस्य की तरह थी। शुरुआत में सुवर्णा आकर्ष से थोड़ी नफरत करती थी, लेकिन फिर काफी लंबे समय तक साथ रहने के बाद उसकी नफरत पूरी तरह से खत्म हो गई। वैसे तो ध्रुव और सेरा आकर्ष के पहले साथी थे, लेकिन वह दोनों कई साल पहले ही उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। तब से सुवर्णा ही उसके साथ थी और इतने समय में दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। स्नान करने के बाद और थोड़ी देर अभ्यास करने के बाद आकर्ष ने सूखे कपड़े पहने और अपने बिस्तर पर दोबारा से पद्मासन की स्थिति में बैठकर साधना करने लगा। साधना में पूरी तरह से लीन होने से पहले उसने एक मूल ऊर्जा गोली का सेवन किया और अपनी ऊर्जा की रफ्तार को थोड़ा तेज कर दिया। जब तक उसका दिया काम पूरा नहीं हो जाता तब तक वह इसी सोनगढ़ शहर में रहने वाला था, क्योंकि यहाँ से जाना और 3 महीने बाद वापस लौट कर आना, यह सब उसका बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर देता, और इतना समय उसके पास था नहीं। उसके यहाँ पर रुकने का एक दूसरा कारण भी था, सुवर्णा। वह नहीं चाहता था कि उसकी अनुपस्थिति में सुवर्णा इस शहर में आए। सोनगढ़ शहर हलचलों से भरा शहर था। आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी घटनाएं होती ही रहती थी। सिर्फ कुछ ही दिनों में आकर्ष ने शहर में भ्रमण करते हुए कई शून्य के मंडल के योद्धाओं को खत्म होते देख लिया था।
2 से 3 बार तो ऐसी स्थितियां भी आ गई थी जब उसने अथर्व मंडल के योद्धाओं को खत्म होते देखा था। जंगल का कानून कैसा होता है, उसका सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष प्रमाण यही शहर था। न कोई कानून, न कोई नियम, जिसके पास ताकत है वह सब कुछ कर रहा था। इसी तरह 2 महीने बीत गए। इन 2 महीनों में आकर्ष का ऊर्जा स्तर मूल मंडल के 5वें स्तर के चरम पर पहुंच चुका था। बस एक हल्के से धक्के की जरूरत थी, जिसके बाद वह आसानी से 6ठे स्तर में प्रवेश कर सकता था। उसकी ऊर्जा आज बहुत ही ज्यादा उग्र थी, इसलिए वह बड़ी ही सहजता के साथ अपने ऊर्जा स्तर में वृद्धि कर रहा था। इस बार वाली साधना पूरे 3 दिन और 3 रात तक चलती रही। उसका यह प्रयास व्यर्थ नहीं गया और आखिरकार 6ठे स्तर में प्रवेश करने में उसने सफलता हासिल कर दी। अब जैसे ही उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया, उसके सिर के ऊपर एक के बाद एक हाथियों की परछाइयां प्रकट होनी शुरू हो गई, जिनकी संख्या बहुत जल्द बढ़कर 8000 तक पहुंच गई। आखिरकार मैंने 6ठे स्तर में प्रवेश कर ही लिया। अब सबसे बड़ी चुनौती 7वां स्तर होने वाला है। यह एक कड़ी वाला स्तर होगा, इसलिए इसमें प्रवेश करना इतना आसान भी नहीं होगा। अगर कोई बाहरी ताकत का सहारा नहीं मिला तो मुकाबले से पहले मेरा इस स्तर में प्रवेश करना संभव नहीं है। बस एक ही उम्मीद की जा सकती है कि वाम गण व्यापार गृह जल्दी से आयुध पौधे को ढूंढ ले। एक बार अगर मैंने पुनर्जन्म गोली का निर्माण कर लिया तो फिर 7वें स्तर में प्रवेश करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। 3 दिन पहले तक लोगों में मेरे दिए कार्य को लेकर उत्साह बना हुआ था, यानी कि अभी भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। 1 महीना और इंतजार कर लेता हूं। अगर तब भी असफलता हाथ लगती है तो मैं यहां से माया साम्राज्य के लिए निकल जाऊंगा। आशा करता हूं कि इस 1 महीने के भीतर सुवर्णा भी यहां पर आ जाए। आकर्ष ने एक गहरी सांस ली और अपने आप से कहा। अगले 1 महीने में आकर्ष ने अपनी साधना करने के साथ साथ शहर घूमना भी जारी रखा। इस दौरान उसने अपने लिए सामने से कोई भी मुसीबत खड़ी करने की कोशिश नहीं की और वह जानबूझकर उन योद्धाओं से दूर रह रहा था जिनका ऊर्जा स्तर मूल मंडल के 9वें स्तर या उससे ऊपर था। लेकिन इससे निचले स्तर के जितने भी योद्धा उसे सामने से परेशान कर रहे थे, उन्हें खत्म करने में उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया था। इस शहर का खुद का कोई नियम या कानून नहीं था, इसलिए किसी को खत्म करना अपराध नहीं माना जाता था। 6ठे स्तर में प्रवेश करने के बाद एक बार फिर से उसकी आध्यात्मिक शक्ति और उसके ऊर्जा स्तर के बीच 2 स्तरों का अंतर बन चुका था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति अब मूल मंडल के 8वें स्तर में पहुंच गई थी। अगर कोई मंत्रकार नहीं है तो वह मूल मंडल के 9वें स्तर से नीचे के सभी योद्धाओं को अपनी आत्मिक युद्ध कला से ही शिकार बना लेता था। बैंग! एक धड़ाम की आवाज के साथ एक मध्य अवस्था के आदमी का शरीर सीधा जमीन पर आकर गिरा। इसे काफी ऊंचाई से नीचे गिराया गया था। यह आदमी खत्म हो चुका था और जिसने उसे खत्म किया था वह कोई और नहीं बल्कि आकर्ष था। इस आदमी ने मूल मंडल के 8वें स्तर में प्रवेश कर रखा था और इसके पास अग्रिम स्तर का बल भी था, लेकिन इसके बावजूद आकर्ष ने उसे खत्म कर दिया था। आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड के अगले एपिसोड में। सिर्फ और सिर्फ कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करना ना भूले। दोस्तों आप सभी का कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें ताकि आप सभी को सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। CH 575 आम तो आम गुठलियों के दाम। जब से आकर्ष की आध्यात्मिक शक्ति में एक स्तर की वृद्धि हुई थी, तब से उसकी आध्यात्मिक शक्ति इस काबिल भी हो गई थी कि अब वह अग्रिम स्तर के बल का सामना कर सकती थी। यानी कि अब से अगर कोई ऐसा योद्धा जिसके पास अग्रिम स्तर का बल है, उसे भी आकर्ष आसानी से अपनी आत्मिक युद्ध कला का शिकार बना सकता था। अब अगर मैं कर्ण का दोबारा से सामना करूं तो उसका अग्रिम स्तर का तलवार का बल मेरी आत्मिक युद्ध कला को काट नहीं पाएगा। आकर्ष ने थोड़ा उत्साहित होते हुए अपने आप से कहा। उस आदमी को खत्म करने के बाद उसने एक पल के लिए भी उसकी तरफ नहीं देखा। वह वहां से मुड़ा और दूसरी तरफ चल पड़ा। भीड़ जो कि इस पूरे नज़ारे को देख हैरान थी, सामने से हटकर आकर्ष को आगे जाने का रास्ता दे रही थी। सभी की आंखों में इस समय डर साफ देखा जा सकता था। यह कौन है? दिखने में तो यह 24 से 25 साल का लगता है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में भी इसके पास इतनी भयंकर ताकत है। जिस प्रकार की इसकी प्रतिभा है, उसके साथ तो पूरी संभावना है कि यह अंशतर देश की राजधानी में कोई जाना पहचाना नाम होगा। लोग आकर्ष की पहचान को लेकर आपस में चर्चा करने लगे। इधर आकर्ष जो कि सभी को नजरअंदाज करके आगे बढ़ रहा था,
अचानक से वह अपनी जगह पर रुका और आसमान की तरफ देखने लगा। पता नहीं क्यों पर एक पल के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे वहां पर कोई था, लेकिन अब वहां पर कुछ नहीं था। आकर्ष को थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके वहां से जाने के बाद बादलों के पीछे से तरंगे बाहर निकलने लगी और एक मानव आकृति का रूप लेने लगी। यह एक मध्य अवस्था का इंसान था। यह लड़का आखिरकार है कौन? इतनी छोटी उम्र में न सिर्फ इसका ऊर्जा स्तर इतना शक्तिशाली बन गया है, बल्कि इसकी क्षमता और योग्यता भी काफी ज्यादा उच्च है। अच्छा हुआ जो मैं सही समय पर छुप गया, वरना शायद यह मेरी मौजूदगी महसूस कर चुका होता। उस मध्य अवस्था के आदमी ने एक आश्चर्य से भरे स्वर में अपने आप से कहा। अभी थोड़ी देर पहले उसने जब देखा था कि आकर्ष ने एक मूल मंडल के 8वें स्तर के योद्धा को, जिसके पास अग्रिम स्तर का बल है, उसे भी आसानी से खत्म कर दिया है, तब अचानक से उसका ध्यान आकर्ष की तरफ आकर्षित हुआ। जहां तक मुझे याद है तो इस इंसान को मैंने आज से पहले तो कभी नहीं देखा है। इसकी संभावना तो कम है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यह देश की नई पीढ़ी के प्रतिभाशाली योद्धाओं में शामिल हो। उस मध्य अवस्था के आदमी ने आकर्ष की पहचान का अनुमान लगाते हुए अपने आप से कहा। एक और महीना भी बीत गया। इस एक महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब आकर्ष ने शहर में सुवर्णा को ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। वह रोजाना सुवर्णा को ढूंढने जाता, लेकिन हमेशा उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता। लगता है कि सुवर्णा इस शहर में नहीं आने वाली है। सुबह नींद से उठने के बाद आकर्ष ने खिड़की से बाहर देखा और एक गहरी सांस लेते हुए अपने आप से कहा, अगर सुवर्णा इस शहर में नहीं आई थी तो अब उसके पास सुवर्णा को ढूंढने की सिर्फ एक ही जगह बची थी, माया साम्राज्य की राजधानी, जहां से उसने सुवर्णा के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी। नहाकर और अच्छे से तैयार होकर आकर्ष सराय से निकला और सीधा वामगण व्यापार गृह की शाखा की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वह इमारत की तरफ बढ़ रहा था, उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर कर रही थी। पूरे रास्ते उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि क्या वामगण व्यापार गृह के लोगों को या दूसरे लोगों को उसकी सामग्री मिली होगी। इसी चिंता में उसने व्यापार गृह की इमारत में प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसकी नज़र सबसे पहले उस ओर गई जहां पर सूचना पट लगा था। वहां पर अभी भी उसका कार्य लिखा हुआ था, जिसका मतलब था कि वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आकर्ष के चेहरे पर ना चाहते हुए भी एक कड़वाहट भरी मुस्कुराहट आ गई। अपनी तरफ से उसने पूरी कोशिश की थी, लेकिन आखिर में उसे यहां भी असफलता ही मिली। इतनी बड़ी शाखा ने भी उसे निराश कर दिया था। लेकिन यह थोड़ा अजीब भी था। जिस प्रकार के कनेक्शन वामगण व्यापार गृह के थे, उसके साथ उन्हें आयुध पौधे की जड़ को ढूंढने में इतनी मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए थी। क्या इसका मतलब यह था कि पूरे अंशतर देश के आंतरिक क्षेत्र में यह पौधा नहीं था? महाशय, आप यहाँ? वह महिला कर्मचारी जो पिछली बार आकर्ष को तीसरी मंजिल पर लेकर गई थी, इस बार उसने आकर्ष को देखते ही पहचान लिया और उसका अभिवादन किया। मुझे उस इंसान के पास ले चलो जिसने पिछली बार मेरा काम पुस्तिका में लिखा था। आपका व्यापार गृह मेरे दिए काम को पूरा नहीं कर पाया, तो अब मैं अपने काम को वापस लेना चाहता हूँ। आकर्ष ने आंतरिक ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर उस महिला कर्मचारी से कहा। महिला कर्मचारी ने सहमति में अपना सिर हिलाया और आकर्ष को लेकर तीसरी मंजिल की तरफ जाने लगी। इस बार उसने अपने खुद के काम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वह अपना काउंटर छोड़कर आकर्ष को रास्ता दिखा रही थी, क्योंकि 3 महीने पहले जब आकर्ष ने कीमत के रूप में एक चौथे स्तर के जादुई हथियार को रखा था, वह महिला तभी समझ गई थी कि आकर्ष की पहचान सामान्य नहीं है। उसकी पहचान उनकी शाखा के शाखा प्रमुख से भी ज्यादा विशेष होनी चाहिए थी, क्योंकि उसने जो जादुई हथियार दिया था उसके अंदर ताकत में 60% तक की वृद्धि करने की क्षमता थी। तीसरी मंजिल पर आने के बाद आकर्ष दोबारा से उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी से मिला। मैं अपना कार्य वापस लेना चाहता हूं। आकर्ष ने उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी को सीधा अपना उद्देश्य प्रकट किया। क्या मैं वह कंगन देख सकता हूं? बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने अपना हाथ आगे किया और आकर्ष से वह कंगन मांगा जो 3 महीने पहले उसने आकर्ष को दिया था। आकर्ष ने भी अपनी जादुई अंगूठी में से कंगन निकालकर उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी को सौंप दिया। आदमी ने पहले तो कंगन का अच्छे से निरीक्षण किया और जब उसने पूरी तरह से पुष्टि कर ली तो उसने महिला कर्मचारी को वहां से जाने का आदेश दिया। आकर्ष को यह थोड़ा अजीब लगा। उसे लगा था कि कंगन दिखाने के बाद तुरंत उसे उसका चौथे स्तर का जादुई हथियार वापस लौटा दिया जाएगा, लेकिन वहां की स्थिति देखकर तो कुछ और ही लग रहा था। क्या हुआ?
आकर्ष ने बस बुजुर्ग अवस्था के आदमी से पूछा। वो हमारी शाखा के शाखा प्रमुख ने हमें साफ आदेश दिया था कि आप जैसे ही अपने कार्य को वापस लेने आए, हम उनको इस बारे में तुरंत सूचित करें और आपको उनसे मिलवाने ले चलें, तो अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या आप हमारे साथ चल सकते हो? उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने बड़ी ही विनम्रता के साथ कहा। इसके बाद उसने आकर्ष के जवाब का भी इंतजार नहीं किया और सीधा उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। आकर्ष को बहुत बड़ा धक्का लगा। सबसे पहला सवाल तो उसके मन में यही आया कि भला इस शाखा का शाखा प्रमुख उससे क्यों मिलना चाहता है? क्या इसकी वजह भी वह चौथे स्तर का जादुई हथियार है जो मैंने कीमत के रूप में रखा था? आकर्ष ने एक अनुमान लगाते हुए अपने आप से कहा। अपने नियमों को लेकर वामगण व्यापार गृह बहुत ही ज्यादा सख्त रहा था, इसलिए आकर्ष को इस बात का तो बिल्कुल भी संदेह नहीं था कि उसके चौथे स्तर के जादुई हथियार को व्यापार गृह द्वारा हड़प लिया जाएगा। उसने एक पल के लिए तो सोचा और फिर सीढ़ियों से होकर ऊपर की ओर बढ़ने लगा। क्या मैं जान सकता हूं कि आपकी शाखा के शाखा प्रमुख मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? आकर्ष ने अपने आगे चल रहे उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी से पूछा। आप हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राहक हो, इसलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। दरअसल हमारे प्रमुख आपसे उस चौथे स्तर के जादुई हथियार को लेकर कुछ बातें करना चाहते हैं। उन्हें उस हथियार में रुचि है। बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने जवाब दिया। मुझे लगा ही था, इसके अलावा दूसरी कोई वजह हो भी नहीं सकती है। आकर्ष ने मन ही मन सोचा, अगर उनकी उस हथियार में रुचि है तो मैं वह हथियार उन्हें दे सकता हूं, बस उन्हें वह सामग्री खोजनी होगी। आकर्ष ने उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी से कहा, लेकिन इस बार उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर में आकर्ष उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी के साथ 5वीं मंजिल पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने दरवाजे पर दस्तक दी और बड़ी ही विनम्रता से बोला, शाखा प्रमुख, वह मेहमान आ चुके हैं जिन्होंने चौथे स्तर के जादुई हथियार को कीमत के रूप में रखा था। उन्हें अंदर ले आओ। कमरे के अंदर से एक आवाज सुनाई दी। हालांकि इस आवाज में किसी भी प्रकार की कोई आंतरिक ऊर्जा समाहित नहीं थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इस आवाज को सुनकर आकर्ष को अंदर ही अंदर एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। लगता है शाखा प्रमुख बहुत ही उच्च स्तर का योद्धा है। आकर्ष ने मन ही मन एक अनुमान लगाया। कृपया अंदर चलें। अनुमति मिलने के बाद बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने आकर्ष को अंदर चलने का इशारा किया और खुद वही दरवाजे पर खड़ा हो गया जैसे कोई संरक्षक हो। आकर्ष ने जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश किया, उसकी नजर अपने सामने खड़े एक इंसान पर गई। यह एक मध्य अवस्था का इंसान था जिसने हल्के नीले रंग के कपड़े पहने थे। आकर्ष ने सबसे पहले अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया और उस मध्य अवस्था के आदमी के ऊर्जा स्तर का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। आकर्ष की आध्यात्मिक शक्ति आगे तो गई, लेकिन वह उस मध्य अवस्था के इंसान के शरीर को स्पर्श नहीं कर पाई। वह उसके शरीर से ऐसे आर पार निकल गई जैसे वहां पर कोई इंसान नहीं बल्कि हवा हो। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ आकर्ष यह तो महसूस कर पा रहा था कि उसके सामने खड़ा इंसान जिंदा है, लेकिन अभी भी उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसे स्पर्श क्यों नहीं कर पा रही है। उसने एक बार फिर से कोशिश की। इस बार उसे सफलता मिली, मगर कोई जवाब नहीं मिला। उसकी आध्यात्मिक शक्ति उस इंसान के शरीर के अंदर जाकर समाहित हो गई थी। वह वापस ही नहीं लौटी थी, इसलिए आकर्ष को कुछ भी पता नहीं चला। कुछ तो गड़बड़ है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति इस तरह से व्यवहार क्यों कर रही है? क्या इसकी वजह अगले ही पल आकर्ष को इसका कारण भी समझ आ गया। सिर्फ एक ही स्थिति में उसकी आध्यात्मिक शक्ति इस प्रकार से व्यवहार कर सकती थी अगर सामने वाले योद्धा के ऊर्जा स्तर और आकर्ष के खुद के ऊर्जा स्तर में बहुत बड़ा अंतर हो। सबसे पहली संभावना तो यही थी कि उसके सामने खड़ा इंसान, जो कि इस शाखा का शाखा प्रमुख भी था, उसका ऊर्जा स्तर अपूर्व मंडल में पहुंचा हुआ हो। अच्छी बात यह थी कि उस आदमी ने अभी तक इस बात को महसूस नहीं किया था कि आकर्ष ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसके ऊर्जा स्तर का निरीक्षण करने की कोशिश की है। आकर्ष के कमरे में प्रवेश करने के बाद उसने एक पल के लिए तो आकर्ष को ध्यान से देखा और फिर बड़े ही शांत स्वर में कहा, क्या तुम ही वह इंसान हो जिसने उस दुर्लभ औषधि को ढूंढने के बदले कीमत के रूप में चौथे स्तर का जादुई हथियार रखा था? हाँ, आकर्ष ने एक शब्द में जवाब दिया और दोबारा से चुप हो गया। इधर आकर्ष से वह सवाल पूछने के बाद उस मध्य अवस्था के आदमी ने अपना हाथ हवा में उठाया और एक जादुई हथियार को प्रकट किया।
यह वही चौथे स्तर की जादुई तलवार थी जो आकर्ष ने कीमत के रूप में रखी थी। मैं बातें घुमाकर नहीं करूंगा, सीधा मुद्दे पर आता हूं। मुझे यह तलवार बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, लेकिन मैं अभी तक उस औषधि को ढूंढ नहीं पाया हूं जिसकी तुम्हें जरूरत है। शाखा प्रमुख ने बड़े ही ध्यान से आकर्ष की तरफ देखते हुए कहा। आकर्ष ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह शांत होकर शाखा प्रमुख के आगे कहने का इंतजार करने लगा। स्वाभाविक था कि जब शाखा प्रमुख को उसके बनाए चौथे स्तर के जादुई हथियार में रुचि है, तो निश्चित रूप से वह अपनी तरफ से भी कोई शर्त रखने वाले थे, ताकि उस जादुई हथियार को हासिल कर सके। यहाँ पर तुम्हें लग सकता है कि मैं तुमसे जबरदस्ती तुम्हारा यह जादुई हथियार छीनने की कोशिश करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे बस 3 साल के लिए तुम्हारा यह जादुई हथियार चाहिए। मैं इस पर कुछ अध्ययन करना चाहता हूँ। इसके बदले में मैं तुम्हें इसकी कुछ कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मेरा बनाया एक चौथे स्तर का जादुई हथियार और 2 दिव्य ऊर्जा फल, इन 3 चीजों को तुम अपने पास रख सकते हो और इनका इस्तेमाल भी कर सकते हो। 3 साल पूरे होने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारा जादुई हथियार वापस लौटा दूंगा। शाखा प्रमुख ने कहा। 3 साल के लिए जादुई हथियार उधार चाहिए और उसके बदले में कीमत भी देने के लिए तैयार है। आकर्ष को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। आपने अभी कहा कि आपका बनाया एक चौथे स्तर का जादुई हथियार आप मुझे दोगे। क्या इसका मतलब यह है कि आप खुद एक चौथे स्तर के हथियार शिल्पकार हो? आकर्ष ने शाखा प्रमुख से पूछा। इस पर शाखा प्रमुख ने अपना हाथ आगे किया और अपनी आंतरिक ऊर्जा अपनी हथेली में प्रवाहित की। तुरंत ही उसकी हथेली के अंदर से एक नीले रंग की ज्वाला प्रकट हुई, जिसने एक पलक झपकते ही कमरे का तापमान बढ़ा दिया। एक हथियार शिल्पकार होने की वजह से आकर्ष अच्छे से जानता था कि वह कौन से स्तर की शिल्प ज्वाला है। वह एक चौथे स्तर की शिल्प ज्वाला थी जो इस बात की पुष्टि कर रही थी कि शाखा प्रमुख वास्तव में एक चौथे स्तर का हथियार शिल्पकार है। हाँ, मैं एक चौथे स्तर का हथियार शिल्पकार हूँ, अपनी पहचान की पुष्टि करते हुए शाखा प्रमुख ने कहा। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उनके हिसाब से आकर्ष को इस क्षेत्र का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। तो आप मेरे चौथे स्तर के जादुई हथियार को 3 सालों के लिए उधार लेना चाहते हैं और इसके बदले में आप मुझे आपका खुद का बनाया एक चौथे स्तर का जादुई हथियार और 2 दिव्य ऊर्जा फल देने को तैयार है। मैंने सही कहा ना? आकर्ष ने दोबारा पूछा। बिल्कुल। तो बताओ, तुम्हें मेरा यह प्रस्ताव कैसा लगा? मेरे ख्याल से तो इतनी कीमत तुम्हारे लिए पर्याप्त होनी चाहिए। और वैसे भी 3 साल बाद तुम अपने जादुई हथियार को फिर से ले सकते हो। बदले में मैं जो कीमत दे रहा हूं वह तुम्हें वापस लौटाने की भी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन 3 सालों के दौरान मैं तुम्हारे लिए उस पौधे को भी ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। किसी भी तरफ से देखे तो इस पूरे प्रस्ताव में सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा ही है, इसलिए मुझे सोच समझकर उत्तर दो, शाखा प्रमुख ने कहा। अगर सिर्फ एक जादुई हथियार की बात होती तो आकर्ष इसके लिए तुरंत मना कर देता, लेकिन शाखा प्रमुख का पूरा प्रस्ताव सुनने के बाद आकर्ष उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गया था। देखा जाए तो शाखा प्रमुख की बात 100% सही थी। इस पूरे प्रस्ताव में सबसे ज्यादा फायदा आकर्ष का ही था। उसे किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होने वाला था। आपका प्रस्ताव काफी बढ़िया है, लेकिन उत्तर देने से पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि आप जो 2 दिव्य ऊर्जा फल कीमत के रूप में मुझे देने वाले हो, वह कौन से हैं और किस श्रेणी से संबंध रखते हैं? आकर्ष ने शाखा प्रमुख से पूछा। शून्यत्वामृत फल और शून्यकल्प फल, शाखा प्रमुख ने एक धीमी आवाज में जवाब दिया। जैसे ही आकर्ष ने जवाब सुना, उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। शून्यत्वामृत फल एक ऐसा दिव्य ऊर्जा फल था जो मूल मंडल के योद्धाओं के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता था। जिस प्रकार मूल ऊर्जा गोली मूल मंडल के योद्धाओं के शरीर पर सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाती थी, ठीक उसी प्रकार यह शून्यत्वामृत फल भी मूल मंडल के योद्धाओं पर सबसे ज्यादा असर दिखाता था। और दूसरा फल जिसका नाम शून्यकल्प फल था, यह तो और भी ज्यादा शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा फल था। इसका सेवन करने के लिए योद्धा के ऊर्जा स्तर का कम से कम अथर्व मंडल में प्रवेश करना जरूरी था। अगर मूल मंडल के योद्धा इस फल का सेवन कर लेते हैं तो उनका शरीर इसकी ऊर्जा को अपने अंदर समाकर नहीं रख सकता था और योद्धा का शरीर फटकर नष्ट हो जाता था। आकर्ष ने आज से पहले इन दोनों फलों का कभी सेवन नहीं किया था, इसलिए यह उसके लिए और भी ज्यादा कीमती हो गए थे, क्योंकि कोई भी दिव्य ऊर्जा फल जब पहली बार खाया जाता है तो वह योद्धा के शरीर पर सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाता है। 3 साल के लिए मेरे जादुई हथियार को उधार लिया जा रहा है
और बदले में मुझे 2 दिव्य ऊर्जा फल और एक और चौथे स्तर का जादुई हथियार दिया जा रहा है। ऊपर से इन 3 सालों के लिए शाखा प्रमुख खुद आयुध पौधे की जड़ की खोज करवाएंगे। लगता है किस्मत आज फिर से मेरा साथ दे रही है। ऐसा प्रस्ताव मुझे फिर कभी भी नहीं मिल सकता है। आकर्ष ने मन ही मन खुश होते हुए अपने आप से कहा। जिस चौथे स्तर के जादुई हथियार को उसने कीमत के लिए रखा था वह तो उसके लिए वैसे भी जरूरी नहीं था। अगर जरूरी होता तो वह उसे कीमत के रूप में कभी भी नहीं रखता। तो क्या कहते हो? क्या तुम्हें मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार है? शाखा प्रमुख ने आकर्ष से दोबारा पूछा। इस बार उन्होंने अपनी जादुई अंगूठी में से 2 दिव्य ऊर्जा फलों को निकालकर अपनी हथेली में भी रख दिया था। साथ में एक चौथे स्तर की जादुई तलवार भी थी। ठीक है, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, आकर्ष ने शांत स्वर में जवाब दिया। आकर्ष का यह जवाब सुनकर शाखा प्रमुख पहले तो थोड़ा सा चौंक पड़ा, लेकिन फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। यह एक उत्साह से भरी मुस्कुराहट थी जो इस ओर इशारा कर रही थी कि शाखा प्रमुख कितने ज्यादा खुश हैं। कहते हैं ना, एक हीरे की असली परख एक जोहरी को ही होती है। यहां भी कुछ ऐसा ही था। आकर्ष के लिए 60% तक की बढ़ोतरी करने वाला जादुई हथियार कुछ भी विशेष नहीं था, लेकिन शाखा प्रमुख के लिए यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। वहीं दूसरी तरफ शाखा प्रमुख के लिए वह दोनों दिव्य ऊर्जा फल और उनका खुद का बनाया चौथे स्तर का जादुई हथियार कोई भी कीमत नहीं रखते थे। लेकिन आकर्ष के लिए उन फलों की बहुत कीमत थी, क्योंकि उसे अपना ऊर्जा स्तर जल्द से जल्द बढ़ाना था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्द से जल्द मेरे लिए उस पौधे को ढूंढ लेंगे। आप इसे मेरी एक विनती भी समझ सकते हैं। आकर्ष ने बड़ी ही विनम्रता के साथ शाखा प्रमुख से कहा। इस बीच उसने वह दोनों दिव्य ऊर्जा फल और चौथे स्तर की जादुई तलवार को अपनी जादुई अंगूठी में संरक्षित कर लिया। वैसे मानना पड़ेगा कि शाखा प्रमुख ने इस जादुई हथियार को बनाने के लिए बहुत ही दुर्लभ सामग्रियों का इस्तेमाल किया है। यह सामग्रियां मेरे बहुत ज्यादा काम आ सकती है। मुझे बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और फिर मैं इस जादुई तलवार की क्षमता भी 60% तक पहुंचा सकता हूं। आकर्ष ने मन ही मन सोचा। शाखा प्रमुख के द्वारा दी गई चौथे स्तर की जादुई तलवार के स्तर को बढ़ाना उसके लिए मात्र 2 घंटे का काम था। 2 घंटे में वह हथियार पूरी तरह से बदल सकता था। एक हिसाब से देखा जाए तो उसने यहाँ पर सिर्फ फायदा नहीं बल्कि दोहरा फायदा उठाया था। तलवार के बदले तलवार मिलने के साथ 2 दिव्य ऊर्जा फल और 3 सालों तक उसकी सामग्री की खोज। इससे बढ़िया प्रस्ताव उसके लिए और क्या हो सकता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब शाखा प्रमुख खुद उसके लिए उस आयुध पौधे की जड़ की खोज करवाने वाले थे, जिसका मतलब था कि उस पौधे के मिलने की संभावना कई गुना तक बढ़ गई थी। व्यापार गृह अपने सारे कनेक्शंस का इस्तेमाल करके अगर उस पौधे को ढूंढने की कोशिश करें तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगने वाला था। लेकिन अब देखना यह था कि उसे इस आयुध पौधे की जड़ कितने समय में मिलने वाली थी। आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड के अगले एपिसोड में। सिर्फ और सिर्फ कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करना ना भूले।